नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। दिल्ली में आम पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने का मौका मिला है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, उसकी तो सभी खुशी मना रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जो दिल्ली के अंदर आप पार्टी बड़ी मजबूत मानी जा रही थी, उसकी हार के क्या कारण है? उस पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान उत्तम कुमार से और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से कारण है जिसके चलते आप पार्टी दिल्ली में हार गई। नमस्ते। अ, भाजपा 27 साल के बाद दिल्ली में सत्ता बना रही है, उनको बधाई डेफिनेटली। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आप क्यों हारी? इतनी मजबूत थी और पूरे देश में चर्चा ऐसी थी कि आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा काम किया है। बहुत फ्री में बिजली, फ्री में पानी, स्कूलें अच्छी, कॉर्पोरेट लेवल की, वगैरह वगैरह सब बातें। लेकिन हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं कि आप अगर हारेगी तो खुद से हारेगी, कोई उन्हें हराने वाला अभी तो नहीं है। खुद से ही हारी वो, खुद से ऐसे हारी, इस मतलब से हारी कि उनके लगातार आ रहे स्टेटमेंट्स, लगातार हो रही गलतियां। क्योंकि देखो, पिछले कुछ सालों में वो जो मद्य घोटाला के बारे में केजरीवाल जी को अंदर जाना पड़ा। मनीष सिसोदिया बहुत देर अंदर थे, और उसके बाद आतिशी को मुख्यमंत्री कर दिया गया, लेकिन वो ज्यादा प्रभाव नहीं गिरा सके। बहुत सारे मंत्री और ऐसे बहुत सारे उनके कैंडिडेट भी थे, तो वो तितर बितर हो गए सब। पार्टी बिखर चुकी थी, वैसे अंदर से बिखर चुकी थी। ऊपर से उनका काम अच्छा जरूर होगा, लेकिन अंदर से बिखर चुकी थी। तो उनको टूटने में बस कोई तो एक जबरदस्त हथौड़ा चाहिए था, वो हथौड़ा बीजेपी ने मारा और आप बिखर गई। पिछले बार बीजेपी को, मतलब भाजपा को 2020 में 38.51% वोट मिले थे, जो कि अभी 47.88% वोट मिले हैं। मतलब जी, 9.37% का उनको फायदा हुआ है, आगे चली गई है। जी, उसी हिसाब से आपका 53.57% वोट थे आपको 2020 में, और अभी उनको 43% 16% वोट मिले हैं। उनका 10% नीचे चली गई है आप। उधर कांग्रेस जी, का अगर सोचे तो कांग्रेस को 2020 में 4.26% वोट थे, और अभी वो लगभग 7% तक चली गई है। उनका भी परसेंटेज है वो बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 3% बढ़ गया है। तो इसका अगर हम जी, सोचे तो बहुत सारे फैक्टर काम में आए आपको नीचे गिराने में। लेकिन बाकी फैक्टर का अगर हम ना भी सोचे, तो आपकी गलतियां, केजरीवाल जी की स्टेटमेंट्स, केजरीवाल जी का रवैया, उनके बिहेवियर्स, ये ज्यादातर लोगों में चर्चा है अभी की। माना जा रहा है कि उसी की वजह से वोटर जो है, जो उन पे भरोसा करते थे, जो उनको मानते थे कि अरे भाई ठीक है, ओके, फ्री में बिजली दी, फ्री में पानी दिया, स्कूलें कॉर्पोरेट कर दी, अच्छा काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह सब ठीक है। लेकिन अगर आप रवैया अलग रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका अलग है, बार बार स्टेटमेंट बहुत ही बेसलेस करते हो, तो भी वोटर सोचता है कि यार इनकी कुछ दाल में काला है, गड़बड़ है। और क्या होता है कि अगर मध्य घोटाले में आरोपी कर दिया था, केजरीवाल जी को अंदर कर दिया था, वो सबूत साबित अगर कोर्ट में हो ना हो, वो आगे की बात है। सिसोदिया का सबूत वो मिले ना मिले, उन पे कुछ आरोप है, इल्जाम है, वो साबित हो ना हो, आगे की बात है। लेकिन लोगों का मानना ये होता है कि अगर पकड़े गए, अंदर चले गए, तो डेफिनेटली 7% कुछ तो होगा। ये मुद्दे लोग खड़े करते हैं, और इमेज अगर डाउन जी। होने लगी, तो पॉलिटिक्स में वो उभर के आना ज्यादा मुश्किल होता है। और उसी समय अगर सामने से बहुत जोरदार तैयारी हो गई हो, तो हारना, ये सब फैक्टर्स काम आए, इकट्ठा आ गए, और आपकी हार हो गई। लेकिन उत्तम, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये आपने बहुत सारे फैक्टर गिनाए, लेकिन केजरीवाल बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। उनकी मध्य वर्ग पे अच्छी खासी पकड़ थी। वो मिडिल क्लास को भी बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे थे, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और आपके हम्म, अच्छे हम्म, शिक्षा, अच्छे स्कूल और अच्छी अच्छी योजनाएं दी। तो इतनी योजनाओं के बाद भी अगर जनता उनको रिस्पॉन्ड नहीं दे रही, वो हार रहे हैं, तो फिर ऐसा कौन सा फैक्टर, एक्स फैक्टर काम कर रहा था जिसकी वजह से केजरीवाल हार गए? आपका क्या मानना है? हम्म। कौन सा वो एक्स फैक्टर था? अब इसके
इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर की चर्चा भी हो रही है। पहला फैक्टर मतलब चर्चा होगी, वही बोल रहा हूँ मैं कि ईवीएम की चर्चा डेफिनेटली होगी यहाँ पे भी, कि अगर ऐसे बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में आना चाहती है तो ईवीएम भी कहीं पे दाव पे काम पे लगा देती है। और कुछ दिनों पहले से ही बहुत सारे लोग बात करते थे कि चुनाव आयोग जो है वो सत्ता के लिए काम मतलब सत्ताधारी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पे कई आरोप लगाए जा रहे थे। सच गलत ये चुनाव आयोग ही जब क्लैरिफिकेशन देगा तब पता चलेगा, लेकिन ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन पुलिस कर्मियों ने भी बहुत सारे लोगों की झड़ती ले ली, चेकिंग किया, वो भी पूरी तरह से काम पे लगा दिया था एडमिनिस्ट्रेशन। आज भी अगर आज भी वोटिंग के बाद रिजल्ट आने के तुरंत बाद जीएडी को सील कर दिया गया है, सचिवालय को सील कर दिया गया है। तो ये भी बातें चर्चा में आती है और इसका भी चर्चा हो रही है कि ये भी फैक्टर काम कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अगर काम पे लगा दिए तो उसका भी कॉमन पीपल पे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि कॉमन पीपल वैसे उनको कोई लेना लेन देन नहीं रहता है। वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर अगर कोई प्रेशर डाले तो उनका मान के आगे काम कर लेती है। ऐसे बहुत बड़ा वोटर होता है कि उस पर डिपेंड रहता है। तो ये एक फैक्टर माना जाता है। ईवीएम है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, सब चुनाव आयोग हो, पुलिसकर्मी हो, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनका भी ऐसी चर्चा है कि इन्होंने भी बहुत सारे प्रेशर्स या कुछ किया होगा, ऐसी चर्चा हो रही है। हालांकि सब इलेक्शन के बाद ये चर्चा होती रहती है। और जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस भी माफ माफ सॉरी आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे गलत साबित हुआ होगा। और इसके लिए वोटर्स भी ने भी उनको अपनी जगह दिखाई दी होगी, ऐसा भी माना जाता है, चर्चा में आ रहा है। उत्तम, आपने चुनाव आयोग की बात की, आपने पुलिस की बात की, आपने व्यवस्था की बात की। ये बात ठीक है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी बहुत बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पे लगाए। हम्म, उनका ये कहना था कि महाराष्ट्र के अंदर जो वंचित अघाड़ी पार्टी है या प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, उन्होंने ये कहा था कि 6 बजे के बाद 76 लाख वोटिंग कैसे होगी। उन्होंने इस पे एक पीआईएल डाल रखा है महाराष्ट्र के अंदर। आप तो अच्छी यस तरह यस जानते हैं कि यस। आप महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि को भी अच्छी हम्म, तरह जानते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले प्रेस वार्ता की थी, बड़े सारे सबूत रखे थे और चुनाव आयोग से जवाब हम्म, मांगे थे, और चुनाव आयोग ने जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में आके खड़ी हो गई। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि भारतीय हम्म, जनता पार्टी और चुनाव आयोग का क्या रिश्ता क्या है। चुनाव आयोग तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हम्म, भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड हम्म, करने की क्या जरूरत होती। यही आरोप दिल्ली के अंदर आप पार्टी ने उठाए थे, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाए थे कि साहब इतनी वोटें घटा दी हैं, इतनी वोटें निकाल दी हैं, और ये खामोशी से निरंतर संगठन काम कर रहा है, चुनाव आयोग देख नहीं रहा। तो क्या लगता है कि इस तरह की वजह से भी आप पार्टी हार सकती है? क्या आपको लगता है ऐसा भी कोई एक एंगल हो सकता है हारने में? जमीन पे तो बड़ी मजबूत नजर आ रही थी आप पार्टी। जी जी जी। अब डाउट ये है और चर्चा ये है कि अगर केजरीवाल हार गए वहीं से डाउट खड़ा हो गया है। अगर केजरीवाल जीत जाते और बाकी हार हो जाती आपकी तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती। इतनी चर्चा अब केजरीवाल हारने के बाद हो रही है, क्योंकि ईवीएम काम करा ऐसे लोग बोलते हैं। मैंने बहुत सारे चैनलों पे देखा, कुछ लोग जो आपके वोटर्स है उन्होंने भी बताया कि ये सरासर बीजेपी जहां जहां जीत लाना चाहती है और जहां जिसको जिसको ठिकाने लगाना चाहती है वहां ईवीएम का यूज करती है, या चुनाव आयोग का यूज करती है, या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस कर्मियों का यूज करती है। तो उसने वो किया ऐसे बहुत सारे चैनलों पे वोटर्स बोल रहे थे। हालांकि वो आपके वोटर्स होंगे या कोई कॉमन पीपल होगी, लेकिन ये बात आपने सही रखी कि बीजेपी और चुनाव आयोग का क्या रिश्ता है। तो ऐसे किसी का किसी से रिश्ता नहीं होता, डायरेक्टली कहना चाहूंगा। वहां पे कांग्रेस होती तो शायद वही होता। कोई भी सत्ता में पार्टी आती है तो वो अपना क्या रवैया अलग अलग होता है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने अगर चुनाव आयोग को काम पे लगा दिया होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे तो पता नहीं। लेकिन ऐसे डाउट्स तो आ जाते हैं जब आप किसी चुनाव आयोग के पीछे खड़े हो जाते हो। चुनाव आयोग थर्ड पार्टी है ना, तो थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी पे अगर कोई विपक्ष आरोप लगाता है तो उसको निपटाने दो, उसको क्लैरिफिकेशन जी देने दो जी। ना। आप क्यों जी क्लैरिफिकेशन दे रहे हो? अगर आप क्लैरिफिकेशन जी। दे रहे हो तो डेफिनेटली लोग डाउट उठाएंगे, सवाल उठाएंगे।
जी, जी। तो बहुत अच्छी बात कही उत्तम के सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन उनकी जवाब की बजाय भारतीय जनता पार्टी जवाब देने लगती है। उत्तम, आप हम्म। हमेशा से स्पष्टवादी हैं और आप बिल्कुल सच्ची बात रखते हैं। आप एक पत्रकार के रूप में जो सच्ची बातें होती हैं उसे ही जनता के रूप में रखते हैं, और आपने आज भी बहुत ही स्पष्टता के तरह के साथ सच्ची बातें रखी। जनता को बड़ी पसंद आती हैं सच्ची बातें। आपने एक बार फिर उन डाउट्स को उभार दिया है कि चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र में भी उंगली उठ चुकी है, 2024 के चुनाव में भी उंगली उठी थी, हरियाणा के चुनाव में भी उंगली उठी थी, और दिल्ली के चुनाव में भी उंगली उठती रही है। तो आप उस बात को डिनाई नहीं कर रहे कि एक फैक्टर चुनाव आयोग और पुलिस द्वारा जो अवरोध पैदा किया है, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ आपका ये भी कहना है कि केजरीवाल का अहंकार, केजरीवाल की मिसकैलकुलेशन या उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको हराने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है, और कांग्रेस ने एक एक्स फैक्टर की तरह काम किया है। कुल मिलाकर हम्म। दिल्ली के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली के अंदर अब कौन मुख्यमंत्री होगा, सबकी नजर इस पर लगी रहेंगी। परवेश वर्मा ने केजरीवाल को हरा दिया है। परवेश वर्मा, हाँ, कुछ देर थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम शुरू होने से पहले प्राइम मिनिस्टर से मिलने पहुंचे भी थे। हालांकि कपिल मिश्रा भी यहाँ पे जीत गए, उनकी भी मुख्यमंत्री की दावेदारी है। इन दोनों में से कौन बनता है, या हम्म। किसी नए चेहरे को मौका मिलता है, बांसुरी स्वराज को मौका मिलता है महिला कैंडिडेट के रूप में, तो ये बहुत सारे सवाल दिल्ली की राजनीति में आके खड़े हो गए। शीर्ष नेतृत्व दिल्ली भारतीय जन दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी यूनिट और केंद्र सरकार, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय अमित शाह जो संभालते हैं, वो इन सब चीजों का मिलकर निर्णय करेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बनवास 27 साल बाद टूटा है। देखना यह है कि भारतीय जनता हम्म। पार्टी ने जो जनता से वादे किए हैं उन पे वो खरा उतरती है या नहीं उतरती, या फिर केजरीवाल जनता के बीच जाकर एक बार फिर जनता को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहेंगे। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी का दिन रहा। और आपने हम्म। हमारे साथ समय दिया उत्तम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वो ईबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहें, और अपने कमेंट बॉक्स हमें निरंतर प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।